गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और आपको पता है कि क्लाइमेटोलॉजी का चल रहा था चैप्टर नंबर जो भी है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्षा के बारे में। तो देखिए, परसों मैंने आपको कुछ वर्षा के सिद्धांत बताए थे। मैंने आपको बताया था कुछ जलग्राही नाविक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जलग्राही नाविक होते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक न्यूक्ली, है ना। इनको क्या कहते हैं? आदतग्राही नाभिक या माइक्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहते हैं। इनको जलग्राही नाभिक भी बोलते हैं। देखिए क्या होते हैं ये। देखिए, वर्षा की बूंदें जब सबसे पहले बनती हैं तो इन्हीं छोटे छोटे कणों के ऊपर बनती हैं, यानी कि संघनन जब प्रारंभ होता है। संघनन प्रक्रिया में आपको बताया था कि संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जो वाष्प है वो किसमें बदलती है, वो वर्षा की बूंदों में बदलना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं संघनन, है ना। तो जो संघनन होता है सबसे पहले इन्हीं छोटे छोटे कणों के ऊपर होता है। बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फुहार टाइप की कहते हैं। फुहार या ड्रिजल्स कहते हैं इनको इंग्लिश में, है ना। ड्रिजल्स कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदें होती हैं। और यही फुहार जब आपस में मिल जाती है तो बड़ी बूंद का निर्माण, छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें होती हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बूंद जो है 4 mm की है, 4 मिलीमीटर की है, तो उसके अंदर लगभग 8 लाख जो है सूक्ष्म बूंदों के कण होते हैं, जिन्हें फुहार कहते हैं, है ना। यानी एक बूंद का आकार देखो तब कितने कणों से मिलकर के बनता है, तब एक वर्षा की बूंद का निर्माण होता है ना। तो इसके लिए क्या मैं बताया था आपको, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्ली यानी कि जलग्राही नाभिक की जरूरत पड़ती है हमें। आदतग्राही नाभिकों की जरूरत क्या होता है, वो ज्वालामुखी है। देखिए क्या क्या होते हैं इसमें होते हैं ज्वालामुखी की धूल होती है ना। ये भी क्या करती है, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम करती है, धूल होती है जो, है ना। इसके अलावा नमक के कण होते हैं, है ना। नमक के कण होते हैं, ये भी क्या करते हैं, संघनन के लिए आवश्यक स्थल प्रदान करते हैं वाष्प को, जिससे क्या है कण उस पर वाष्प बन सके, वर्षा की बूंदें बन सके। उनसे फिर वर्षा का निर्माण होता है, उससे फिर वर्षा होती है। तो यह है वर्षा के निर्माण के सिद्धांत, है ना। अब देखिए, हमें चीजें क्या पढ़नी है, हमें देखना है कि वर्षा के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहली वर्षा देखिए क्या है, संवहनिक वर्षा है। तो देखिए, संवहनिक वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनिक वर्षा क्यों कहते हैं। देखिए, ये वो वर्षा का वो रूप है जिसमें क्या होता है कि किसी धरातल पर सूर्य की गर्मी के कारण बहुत गर्म होने लगती है, और गर्म होने के बाद वायु जो ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठती है ना। तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर क्या होता है, उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब गर्म होगी, जब वायु ऊपर जाती है, मान लो गर्म हो गई वायु, और गर्म हो गई क्या होगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पर क्या होगा, ये फैलेगी। क्यों फैलेगी? और धरातल पर इस पर चारों से वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो वायु है ये दबी हुई है, पर ऊपर जाने का क्या होगा, इसका आकार बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका आकार देखिए, अगर यहां पर छोटा है ना, तो ऊपर जाके बढ़ता जाएगा, है ना। इस तरह से क्या है, इसके आकार में फैलाव आता जाएगा, जिसकी वजह से इसमें संघनन प्रारंभ हो जाएगा ऊंचाई पर जाने पर, और ये फिर वर्षा की बूंदों में बदल जाएंगी, और इस तरह से वर्षा प्राप्त हो जाएगी। इसको वर्षा को हम कहते हैं संवहनिक वर्षा, है ना। देखिए, इस प्रकार की वर्षा जो होती है संवहनिक वर्षा, ये मुख्यतः भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में होती है ना। जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र है ना, भूमध्यरेखीय है ना, यानी इक्वेटोरियल जो एरिया है वहां पर होती है ना। इक्वेटोरियल एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, भीषण काफी गर्मी पड़ती है, क्योंकि मैं आपको बताया ना, भूमध्यरेखा पर सूर्य वो वर्ष भर लंबवत चमकता है, तो इसकी वजह से तापमान की अधिक प्राप्ति होती है भूमध्यरेखा पर। तो क्या होता है, यहाँ तापमान अधिक होने से दोपहर के 2 से 3 बजे तक तापमान अधिक हो जाता है, जिससे क्या है, संवहन धाराएं बन जाती है। संवहन धाराएं क्या होती हैं, यानी धरातल पर जो गर्म वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, ऊपर जाने लगती है ना। और ऊपर जाने के बाद उसका क्या होता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है, जिससे वो तुरंत बरस जाती है ना। तो लगभग 3-4 बजे तक ये बारिश हो जाती है। इसके बाद फिर मौसम बाद मिल जाता है, मौसम साफ हो जाता है। ये वर्षा जो बौछार के साथ होती है, काफी तीव्र होती है। मगर परंतु क्या होता है कि जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पूरा वर्षा का पानी बेकार चला जाता है, नदियों के माध्यम से सीधा समुद्र में चला जाता है। क्योंकि बारिश की मात्रा जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है, तो पानी जमीन में रिस नहीं पाता है, और इसी वजह से क्या वो शीघ्रता से समुद्रों में चला जाता है। तो इस तरह से जो वर्षा है वो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में होती है। हालांकि केवल भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में नहीं, समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी होती है ना।
समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्यों होती है? जब वहां पर गर्मी का मौसम होता है तब होती है, गर्मी के मौसम में, है ना। गर्मी के मौसम में क्या होता है, अधिक गर्मी की वजह से वाष्प जो उठने लगती है, बारिश का निर्माण हो जाता है ना। और रेगिस्तानों में भी ऐसा होता है। रेगिस्तानों में भी क्या होता है कि अक्सर सामान्य वर्षा हो जाती है, अधिक गर्मी की वजह से क्या वाष्प उपज जाती है, फिर वर्षा हो जाती है। परंतु देखिए रेगिस्तान में ऐसी घटना बहुत कम हो पाती है, क्योंकि रेगिस्तान में लगभग क्या होता है, जो वायु है वहां पर, उसमें क्या है, उसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होती है ना। उसमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है रेगिस्तानी इलाकों में। तो इसको हम कहते हैं चक्रवाती, सॉरी सामान्यिक वर्षा। इसके बाद देखते हैं हम पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है, देखिए जब आरोहण करती हुई वायु किसी पर्वत के ऊपर चल जाए, मान लो ये कोई पर्वत है ना, ये कोई पर्वत है, और आरोहण करती हुई वायु क्या है, इस पर उठती चली आ रही है ना। तो पर्वतों से टकरा करके जो वायु धाराओं से भरी हुई या फिर जो संघनित जो पवने हैं, या फिर वे पवने जो आर्द्रता से भरी हुई हैं, वो पर्वतों से टकरा करके क्या कर देती है, घनघोर वर्षा प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर वर्षा प्रारंभ कर देती है पर्वतों की ढाल के साथ, है ना। तो फुट पर काफी वर्षा होती है, ढाल होता है पर्वत का, ये ढाल है ना, यहाँ पर काफी वर्षा होती है, इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। देखिए जैसे भारत के पश्चिमी घाट में, है ना, भारत के पश्चिमी घाट में इसी प्रकार की पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि आपको मालूम है ये भारत है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत फैले हुए हैं। तो यहाँ अरब सागर से जो मानसून उठता है, इसकी तरंगें आती हैं वायु की, तो पश्चिमी घाट पर तो वो काफी बारिश कर देती है। पश्चिमी घाट है ये फैला हुआ है 1600 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर से दक्षिण तक, गुजरात से नीचे केरल तक, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर टकरा के घनघोर वर्षा कर देती है। परंतु जब इस पर्वत से टकरा करके ये सारी वर्षा कर देती है, तो उसके बाद में नमी की मात्रा हो जाती है बहुत कम। इसके बाद ये ऊपर उठती है और दूसरी तरफ उतरती है ना। तो यहाँ पर जब उतरती है तो इनमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो वर्षा बहुत कम होती है ना। वर्षा कम होती है क्योंकि आंतरिक भाग है ना, ये शुष्क रह जाता है ना। या इसको जो जिस और पर्वतों के जिस ढाल के साथ ये वर्षा हो रही है, इसको कहते हैं पवनमुख ढाल, पवनमुखी ढाल, पर्वतमुखी ढाल, पर्वतमुखी ढाल कहते हैं इसको, है ना। और जो विपरीत साइड में जब उतर के जब खाली हो जाती है सारी की सारी, यहाँ पर जो आदिशा से भरी हुई पवने हैं, उठने के बाद फिर वो दूसरी तरफ उतरती हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो बारिश नहीं होती है ना, या बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर तो पश्चिमी तट के सारे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है ना। परंतु जब ये पवने वर्षा करने का ऊपर उठ के हल्की होती है, फिर उठ के दूसरी तरफ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्षा की मात्रा केवल 50 सेंटीमीटर रह जाती है यहाँ पर इस साइड में, है ना। इसलिए ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, अधिकांश भाग इसका शुष्क रह जाता है, क्योंकि ये पर्वतमाला है फैली हुई है, जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है, इनसे ही टकरा करके अधिकांश जो बारिश हो जाती है ना। तो ये इस तरह से ये इसको जो पर्वत के सामने वाला भाग है उसको पर्वतमुखी ढाल कहते हैं, जिसके तट के सारे काफी वर्षा होती है। परंतु दूसरी तरफ की ढाल को हम क्या कहते हैं, पवन विमुखी है, इसको क्या कहते हैं, या वृष्टि छाया के क्षेत्र कहते हैं इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शेडो एरिया, या पवन विमुखी, पर्वत विमुखी ढाल, है ना। तो ये शुष्क रह जाता है और इस तरह से वर्षा नहीं। ऐसी सेम स्थिति अमेरिका में भी, अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्या है, रॉकीज माउंटेन्स की उपस्थिति है, जिसकी वजह से वहां तट से टकरा कर वर्षा हो जाती है, आंतरिक भाग शुष्क रह जाते हैं, कहीं वहां पर जो है फिर वर्षा की में जो है नमी की मात्रा घटती चली जाती है। तो देखिए इस पर्वतीय ढाल वाली वर्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पर्वतों की जो उपस्थिति है वो तटों के किनारे होनी चाहिए, समुद्र के किनारे होनी चाहिए, जिससे क्या है टकरा करके आसानी से वर्षा कर दे, है ना। और देखिए जब देश के आंतरिक भाग में पर्वतों की उपस्थिति, मान लो जिसके आंतरिक भाग में पर्वत है ना, तटों पर नहीं है, तो क्या होगा, फिर पर्वतों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, तभी वर्षा अधिक होगी, क्योंकि वो पवने जाएंगी तो अंदर जाकर के वो शुष्क होती चली जाएंगी, है ना। तो जब पर्वत ज्यादा ऊंचा हो तभी उसमें टकरा करके बारिश मिलेगी हमको, तो इसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा, है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखिए इसको समझ लीजिए, इसके बाद चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या होती है, देखिए चक्रवात को समझने से पहले आपको एक वाताग्र समझना पड़ेगा, वाताग्र क्या होता है ना। देखिए वाताग्र वैसे आपके अगले वाले चैप्टर में समझाऊंगा मैं। देखिए जब दो विपरीत स्वभाव वाली, है ना, विपरीत स्वभाव, है ना, ये क्या होता है, विपरीत स्वभाव का मतलब है, मान लो एक तो गर्म हो गई, एक वायु कैसी है, गर्म हो, और दूसरी कैसी है, ठंडी हो, है ना। तो विपरीत स्वभाव हो गया दोनों का, नहीं हो गया, ये गर्म है ये ठंडी है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली
पवनें एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एक साथ ना मिलकर के क्या है, एक ढलुआ सीमा के सहारे मिलती है। कैसी ढलुआ सीमा के सहारे? ऐसी ढलुआ सीमा के सहारे। मान लो ये है ठंडी, है ना, ये है ठंडी है ऊपर वाली, मान लो ये नीचे वाली गर्म है ना। तो क्या है, जब ये एकदम डायरेक्ट मिलती हैं, ये एक दूसरे से एक ढाल के सहारे मिलती हैं, इसी ढलुआ सीमा को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, है ना। अक्सर ऐसा ही होता है, कभी ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, शुष्क होती है, गर्म वायु क्या होती है वो विरोधी होती है ना। मतलब गर्म वायु में क्या उठने की शक्ति ज्यादा होती है ना। तो ठंडी वायु क्या करती है, इस गर्म वायु को उठाने का प्रयास करती है ना। ऐसी स्थितियां देखिए कहाँ बनती है, जहाँ ठंडी और गर्म वायु का मिलन होता है, वो ऐसी बनती है आपकी मध्य अक्षांशों में। देखिए आपका पृथ्वी है ना, और पृथ्वी पर देखिए भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है ना, और इस पर विषुवत है ना। तो देखिए ये जो है आपकी, है ना, ये वाली जो बेल्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है उपध्रुवीय पवनों का मिलन होता है। तो उपध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं बहुत, जबकि पछुआ पवनें क्या होती हैं, गर्म होती हैं, है ना। तो ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन होता है, इसी वजह से यहाँ पर चक्रवात के रूप में बारिश होती है ना। इसी वजह से इसको कहते हैं हम चक्रवातीय वर्षा। तो यहाँ इस बेल्ट में जो 30 से 60 वाली है, इसमें जो वर्षा होती है पछुआ पवन की पेटी में, यहाँ पर उपध्रुवीय पवनें आकर मिल रही हैं, यहाँ पर उतर रही हैं। मैंने आपको बताया चित्र बनाया था, मैं त्रिकोशीय संचार संरचना बताई थी मैंने आपको इससे पहले। ये पृथ्वी का जो आपकी जो पवनें थी और उनकी जो गतियाँ थी, ग्रहीय का जो गतियाँ थी, ग्रहीय पेटियाँ थी जो वायुदाब की, और ग्रहीय पवनें थी, उनकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर पवनें उतरती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मिलन होता है इनका पछुआ हवाओं का और ध्रुवीय हवाओं का। तो यहाँ पर क्या है, गर्म और ठंडी वाली दोनों विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती है, जिससे क्या होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। और इन वाताग्रों के सहारे यहाँ पर जो वर्षा होती है उसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा कहते हैं, है ना। तो ऐसे वर्षा जो है वो होती है, तो इसको कभी कहते हैं चक्रवाती। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम पहले अगला चैप्टर समझेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वाताग्र बनने के लिए दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं चाहिए, एक तो ठंडी होनी चाहिए, दूसरी गर्म होनी चाहिए ना। तो ठंडी वायु गर्म वायु को उठाने का प्रयास करती है ना। जब क्या होता है, हमारी ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठाने का प्रयास करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि ठंडी वायु जो है वो ठंडी होती है तो भारी होती है, और हल्की वायु गर्म वायु होती है ऊपर हो जाती है। तो क्या हो, नीचे गर्म वाली जो हवा थी वो ऊपर हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, ठंडी हवा हो जाएगी, है ना, ये मिलेगी ऐसे। तो क्या होगा, गर्म वाली वायु होती है और ठंडी वायु के निचले एक बीच में पृष्ठ पर संपर्क में आती है, तो इसका भी तापमान कम होने लगता है, तो इसका भी संघनन प्रारंभ हो जाता है, और इस वजह से वर्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा होती है। क्योंकि इसमें वर्षा जो है वो वाताग्रों के सहारे होती है ना, वाताग्रों के सहारे होती है, इसलिए इसको वाताग्री वर्षा या चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले दिन हम कल दूसरा टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।